हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग ग्रुप डी के पहले दिन के पहले शिफ्ट के मैथमेटिक्स के पेपर का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन जो है वह पहली पाली में पूछा गया है और आगे की जो हमारी तैयारी है वह किस आधार पर होनी चाहिए। देखिएगा, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है पहले शिफ्ट में वह रूट अंडर 0.5 का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इस कॉन्सेप्ट को बताया है और इसके ऊपर हमने एक नहीं बल्कि दो वीडियो डाला है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, गौर से समझिएगा। हमने आपको बताया था कि किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल कैसे आप आसानी से निकालिएगा। आइए उसी मेथड का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। रूट अंडर 0.5। अच्छा, चलिए इसको एनालिसिस करने से पहले हम आपको बता दें कि अब आपको मैथमेटिक्स के किन टॉपिक के ऊपर विशेष ध्यान देना है। हमने कल ही वीडियो बनाया था एलसीएम और एचसीएफ का, और उसमें हमने थंबनेल में डाला था कि 2 से 3 सवाल यहीं से पूछा जाएगा और आपका 3 क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर से पूछा गया है, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके सारे टाइप के क्वेश्चन को आप जरूर देखिएगा। आज कल ही हमने इसका वीडियो अपलोड किया है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा जो एज प्रॉब्लम है ना, यहाँ से भी आपका 3 क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि एज एक ऐसा टॉपिक है जो कि कॉमन है मैथ में भी और रीजनिंग में भी। तो दोनों जगह से क्वेश्चन आपका आता है, तो कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपका यहाँ से पूछा जाएगा ही। साथ ही साथ आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन पूछा गया है, हाइट एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन पूछा गया है, अलजेब्रा से भी क्वेश्चन पूछा गया है। इन सारे टॉपिक के क्वेश्चन को यहाँ पे टच किया गया है। साथ में टाइम एंड डिस्टेंस, यहाँ से टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो आपका ट्रेंड वाला पूछा गया है और दूसरा जो है वह क्वेश्चन आपका औसत चाल वाला पूछा गया है। तो आगे हम लोग देखेंगे उन क्वेश्चंस को, लेकिन जिन टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है उसमें से एलसीएम एचसीएफ हो गया, आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एज हो गया। इन टॉपिक को थोड़ा सा आप और अच्छी तरह से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए अब इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। पहला काम तो हम यह करेंगे कि पॉइंट हटाएंगे, और आपको अच्छी तरह से एक चीज पता है कि 1 अंक के बाद दशमलव है, अगर दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में क्या होगा, 10 होगा। अगर 2 अंक के बाद दशमलव होता हटाते तो बट्टा में क्या होता, 100 होता। इसके ऊपर रूट है तो रूट लगा दीजिए। पॉइंट हटाए हैं तो बट्टा में क्या लिखें, 10। अब एक चीज और आगे देखिएगा, अगर हम ऊपर और नीचे दोनों में 10 से गुना करें तो क्या इससे इसके मान में कोई अंतर आएगा? नहीं सर, इससे इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। 0 से 0 कैंसिल होगा, 5/10 यानी फिर से यह 1/2 यानी 0.5 के बराबर हो जाएगा। अब यह जो रूट है वह किसके ऊपर है, दोनों के ऊपर है, तो दोनों का हम लोग वर्गमूल करेंगे। तो 50 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ऐसे ही रहने दीजिए। और नीचे में है 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10, यानी नीचे वाला वैल्यू जो है वह अभी क्या है, रूट के बाहर आ चुका है। यानी अब हमें केवल वर्गमूल करना है ऊपर वाले का, और ऊपर में वैल्यू क्या है, 50, जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब एक चीज ध्यान रहे कि इसका जो भी वर्गमूल होगा उसमें हमें भाग करना पड़ेगा 10 से, और 10 से भाग करने का मतलब है कि दशमलव एक स्थान क्या होगा, आगे बढ़ेगा। अब समझिएगा कि 50 यानी कोई भी जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका वर्गमूल हम लोग कैसे करते हैं। आप सोचिए जरा सा कि 50 किस नंबर के स्क्वायर के करीब है, तो आप बोलोगे कि सर 50 जो है वह 7 के स्क्वायर के करीब है, तो इसमें आप 7 से भाग करिए। 7 से भाग करिए, 7 सते 49, दशमलव डालेंगे, जो 1 बचा है उसके ऊपर 0, 7 एकम 7, 3 7 चौके 28, 7.14 आया। ठीक है, दशमलव के बाद आपको 2 अंक ही लेना है। अब क्या करना है कि जिस नंबर से आप इसमें भाग के उसको इसमें जोड़ लीजिए। तो 7 में 7.14 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14.14 होगा। जिससे आप भाग किए उसको इसमें जोड़ लीजिए और भाग इसमें कर दीजिए 2 से, बस इतना काम आपको करना है। तो 14/2 क्या होगा, 7, दशमलव है तो दशमलव, 1 बचा तो 0 डालेंगे, तो दोनों वैल्यू ले सकते हैं, 2 सते 14, 7.07 किसका वैल्यू आया है, 7.07 आपका वैल्यू आया है, 7.07 रूट 50 का, बट्टा में 10 है तो 10 से भाग करिए। जैसे ही 10 से भाग करिएगा दशमलव एक स्थान आगे आ जाएगा, यानी 0.707। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर यानी विकल्प ए हो जाएगा। तो बहुत अच्छी तरीके से हमने इस कॉन्सेप्ट को बताया है उस वीडियो में, उस पूरे वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
जो दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया है ना, वह पूछा गया है 1225 का वर्गमूल क्या होगा। बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको भी बताया है। एक प्लेलिस्ट आपको बना हुआ मिल जाएगा, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ देंगे। उस प्लेलिस्ट का नाम है आपका मिशन ग्रुप डी 2022, जिसके अंदर इन सारे टॉपिक को अच्छी तरीके से कराया गया है। तो स्क्वायर रूट से आपका यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया है। 1225 का वर्गमूल करना है, बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, जब भी वर्गमूल निकालना होगा तो पीछे से 2 अंक छांटेंगे। 2 अंक छांटने के बाद जो बचेगा वैल्यू, उसके बारे में सोचेंगे कि हम किसका वर्ग करें कि 12 या उसके करीब पहुंच जाए। या तो बराबर 12 के बराबर आ जाना चाहिए या फिर उससे कम, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग सूट नहीं किया, 3 का सूट किया तो 3 लिखेंगे और क्वेश्चन के अंतिम में जो वैल्यू है उसको लिख दीजिए, यही आपका आंसर यानी 35 हो जाएगा। यह वैल्यू लास्ट वाला वैल्यू चेंज भी होता है, लेकिन 5 के केस में सेम आ जाएगा। पूरा वीडियो देखिएगा तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 5 वाले में सीधे 5 लिखते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन देखिए, हमें क्या बताना था, इसका इकाई अंक क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इकाई अंक निकालने के लिए केवल इकाई अंक पर ध्यान। तो इस क्वेश्चन का इकाई अंक अभी तक क्या है, 4, यानी 3 और 2 से हमें कोई मतलब नहीं है, केवल इकाई अंक को लिखिए। दूसरा काम क्या करना है कि अगर क्वेश्चन बेस और पावर के फॉर्म में रहे तो पावर को पहले छोटा करिए। छोटा करने का तरीका क्या होगा कि पावर में 4 से भाग करके और इसके स्थान पर शेष को लिखिए। तो 4 से भाग करिए, 4 8 32, 1 बचेगा 11, 4 दूना 8, शेष क्या बचेगा 3। अब 4 का क्यूब करिए, कितना होगा 64। 64 का इकाई अंक, इकाई अंक का मतलब अंतिम अंक क्या होगा 4, यानी इस क्वेश्चन का आपका आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इकाई अंक से क्वेश्चन आपका पूछा गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। हमें क्या बताना था, इस वैल्यू का इकाई अंक क्या होगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए क्या पूछा है। हमें इस क्वेश्चन में बताना है, कि x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, गौर से देखिएगा, यह आपका सर्किल है और यह बाहर से स्पर्श रेखा खींचा गया है। ऐसे में जो यह वाला कोण है ना और यह वाला कोण, इसको हम लोग कहते हैं एकांतर वृत्तखंड का कोण। और जो एकांतर वृत्तखंड का कोण होता है, कौन कौन होगा, इसका एकांतर वृत्तखंड कोण यह वाला होगा। और अगर हम इसको लेते हैं, गौर से देखिए इसको, तो इसके जस्ट सामने वाला यह इसके एकांतर वृत्तखंड का कोण हो जाएगा। तो यह कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर। तो इसका वैल्यू 72, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 72। और यह वाला कोण किसके बराबर, इसके बराबर, बिल्कुल सामने वाला कोण बराबर होता है। तो अगर इसका मान अगर 15 होता या कुछ भी होता, 40 होता, तो इसका भी मान क्या हो जाता आपका 40 हो जाएगा। तो हमें क्या कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि एकांतर वृत्तखंड का कोण जो है वह बराबर होता है। जैसे देखिएगा, यहाँ पे हम कोई सर्किल बनाए और यहाँ से कोई स्पर्श रेखा इस तरीके से खींच दिए। अब एकांतर वृत्तखंड का कोण कौन सा होगा, देखिए इसके सामने का कोण यह वाला एकांतर वृत्तखंड का कोण, यह दोनों बराबर होगा। उसी प्रकार से देखिए इसके सामने का कोण कौन सा होगा, यह वाला, यह दोनों एकांतर वृत्तखंड का कोण कहलाएगा, यह दोनों आपस में समान होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। आगे देखिए, एलसीएम एचसीएफ से जो क्वेश्चन पूछा गया है, देखिएगा भिन्न के रूप में डाटा दे रखा है और हमें बताना है कि इन भिन्नों का एचसीएफ क्या होगा। हमने आपको बताया था कल ही कि एलसीएम और एचसीएफ अगर भिन्नों का निकालना होगा तो भिन्न के रूप में ही आएगा और जो निकालना होगा वही ऊपर वाले का। तो हमें ऊपर वाले यहाँ पे क्या निकालना है, एचसीएफ यानी मौसा, तो ऊपर वाले का मौसा निकालेंगे। तो 2, 3 और 5 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, 1 होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कटे। ठीक है, जो दी गई सभी संख्या को काटे वही मौसा होगा। तो 2, 3 और 5 सबको काटने वाला सबसे बड़ा संख्या कौन है, 1। नीचे वाले का एलसीएम, तो 30, 40 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो 1/120 यही आपका इस क्वेश्चन का एचसीएफ हो जाएगा। मान लीजिए एलसीएम पूछता तो हम क्या करते, ऊपर वाले का एलसीएम निकालते। तो 2, 3, 5 का एलसीएम कितना होगा, 2 तिया 6 पंचे 30 और नीचे वाले का एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम निकाले हैं ना, तो नीचे वाले का एचसीएफ। तो 30, 40 और 10 सबको काटने वाली सबसे बड़ी संख्या 10, 30/10 यानी कितना हो जाएगा इसका एलसीएम, एलसीएम 30 होगा और एचसीएफ 1/120। यानी भिन्नों का अगर एलसीएम निकालना होगा तो ऊपर वाले यानी सभी के अंशों का निकालेंगे एलसीएम बट्टा हरों का एचसीएफ, और अगर एचसीएफ निकालना होगा तो अंशों का निकालेंगे एचसीएफ बट्टा हरों का क्या निकालेंगे, एलसीएम। आगे चलिए, एक और क्वेश्चन आपका पूछा गया है बट इसका एग्जैक्ट डाटा हमारे पास नहीं आया है। क्वेश्चन में क्या था कि एलसीएम दे रखा था, एचसीएफ दे रखा था, पहली संख्या दे रखा था और हम लोगों से क्या पूछा था, दूसरी संख्या। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने आपको बताया है कि किन्हीं दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल उन दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो दूसरी संख्या निकालना होगा तो क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल में पहली संख्या से भाग करेंगे। और अगर क्वेश्चन में पहला दूसरा दोनों संख्या दे, एलसीएम देकर के एचसीएफ पूछे तो क्या करेंगे, दोनों संख्या के गुणनफल में एलसीएम से भाग करेंगे तो एचसीएफ और एचसीएफ से भाग करेंगे तो एलसीएम।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, घन से पूछा है, क्यूब यानी कि घन। क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से पूछा था कि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 है तो उसका आयतन क्या होगा। हमें अच्छी तरह से पता है कि किसी भी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है, 24 दे रखा है। सोल्व करिए, 6 चौके 24, a² का वैल्यू 4 है तो a का मान कितना होगा, 2, यानी घन के प्रत्येक भुजा का मान 2 है तो आयतन क्या होगा, 2 का क्यूब हो जाएगा। आयतन तो a क्यूब होता है, 2 का क्यूब कितना होगा, 8 हो जाएगा। मेंसुरेशन के क्वेश्चन आपका फॉर्मूला बेस्ड होता है, फॉर्मूला याद होगा तो आसानी से क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। और एक वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट 3D का फॉर्मूला डाला है और एक के अंदर कंप्लीट 2D का। दोनों ही वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका स्टैटिक्स से पूछा गया है। कंप्लीट स्टैटिक्स का वीडियो आप जरूर देखिएगा क्योंकि आज क्वेश्चन बहुलक से आया है, ठीक है। आगे मानक विचलन है, माध्य है, माध्यिका है, कहीं से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। हमें यहाँ पे क्या बताना है, इन आंकड़ों का बहुलक यानी कि मोड क्या होगा। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आया होगा वही बहुलक होगा। 3 को देखिए, 3 कितनी बार आया है, 3 बार आया, 1 2 3, बाकी सभी नंबर 3 से कम बार आया है, यानी इन आंकड़ों का बहुलक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो टाइम एंड वर्क से पूछा गया है, देखिएगा किस तरह से पूछा है। बोला है P किसी काम को 9 दिनों में और Q उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। Q से शुरुआत करके अगर बारी बारी से इस काम को करे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। बारी बारी यानी कि अल्टरनेट वाला, 2-3 दिन पहले ही हमने अल्टरनेट वाला वीडियो डाला था, ठीक है। गौर से देखिएगा, मिशन ग्रुप डी 2022 वाला जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे सब मिल जाएगा आपको। Q से शुरुआत करके बारी बारी से काम करना है, यानी कि पहला दिन काम Q करेगा, फिर अगला दिन P, फिर अगला दिन काम Q करेगा, फिर अगला दिन P। इसी तरीके से अगर काम करे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, यही हमें बताना है। तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं तो 9 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 36। 36/9 4 हो जाएगा, 36/12 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि P एक दिन में 4 यूनिट और Q 3 यूनिट। पहला दिन काम करने कौन आता है, Q एक दिन में कितना काम कर सकता है, 3 यूनिट। और अगला दिन दूसरे दिन का वर्कर कौन है, दूसरे दिन का वर्कर है P एक दिन में कितना काम कर सकता है, 4 यूनिट। गौर से देखिएगा, यही चीज़ आगे भी रिपीट आपका होगा, फिर Q आएगा, फिर P आएगा, फिर Q आएगा, फिर P आएगा, इस तरह से काम होता रहेगा। तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं कम से कम कितने दिन का अटेंडेंस ले कि सभी वर्कर का काम शामिल हो जाए। तो 2 दिन में सभी वर्कर आ जाएगा और 2 दिन का काम ही आगे रिपीट होगा। तो 2 दिन में कितना यूनिट काम हो रहा है, 3 और 4 7 यूनिट। अब काम के करीब पहुँचिए। 7 में कितना से गुना करेंगे कि या तो 36 के बराबर या 36 से कम। तो 7 में अगर 5 से गुना करते हैं तो 36 के करीब पहुंच जाएंगे। तो 7 पंचे 35, 5 गुना काम में समय कितना लगेगा, 5 गुना। तो 5 गुना 10 दिन समय लगा, लेकिन काम हुआ है 35 यूनिट। अभी भी कितना काम बचा हुआ है, 1 यूनिट। अब इस 1 यूनिट काम की जिम्मेवारी किसकी है, तो देखिए समाप्त किस पे होगा, हमेशा Q शुरू किया है तो P पे हमेशा समाप्त होगा। शुरुआत Q किया है तो समाप्त हमेशा कहाँ पे होगा, P पे। यानी फिर से हम Q से लेंगे तो Q एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है, काम 1 यूनिट बचा हुआ है तो 1/3 दिन। 10 + 1/3 यानी कि 10.1/3 दिनों में यह पूरा काम को समाप्त कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो पूछा गया है यहाँ पे, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है क्लॉक से कि 6:45 क्लॉक, कैलेंडर, एज, यह सब कॉमन टॉपिक है। यहाँ से मैथ और रीजनिंग दोनों जगह पे क्वेश्चन आ सकता है। 6:45 में घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पे हमने फॉर्मूला आपको बताया है 60h - 11m/2। जहाँ h के जगह क्या लेना है आपको, h के जगह लेना है आवर वाला समय और m के जगह लेना है मिनट वाला समय। कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 60 × h। तो h के जगह रखिए 6, तो 6 × 6 कितना हो जाएगा, 36, 360 होगा। -11 × m, 45 × 11 कितना हो जाएगा, 495 हो जाएगा। 11m तो 4 5 9 495, बट्टा में क्या वैल्यू लिखेंगे, 2 लिखेंगे। कैलकुलेट करिए, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करिए। 5 में से 0 माइनस करेंगे क्या होगा, 5 होगा। 9 में से 6 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा और 4 में से 3 माइनस करेंगे 1। 135/2, 2 से काटिए, 2 छक्के 12, 1 बचेगा 15, 2 सत्ते 14.5, 67.5 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। 6:45 में घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 67.5 डिग्री का। लेकिन ध्यान रहे सेम टाइम में हमेशा 2 कोण बनता है, ठीक है। तो एक कोण का माप 67.5 डिग्री है। अगर दूसरे कोण का माप निकालना होगा तो 180 में से हम माइनस करेंगे। तो 180 - 67.5 जब आप करिएगा तो दूसरे कोण का माप निकलेगा। कई बार क्या होता है कि बड़ा कोण और छोटा कोण का माप पूछता है, तो हमेशा
जिस कोण का माप 180 डिग्री से कम आए वह छोटा कोण होगा, जिसका माप 180 से ज़्यादा आएगा वह बड़ा कोण होगा। तो 67.5 यह आपका छोटे कोण का माप है। बड़े कोण का माप पूछेगा तो यहाँ पे हम लोग 360 में से माइनस करेंगे, 180 में से नहीं। कहाँ से माइनस करेंगे? 360 डिग्री में से माइनस करेंगे तो दूसरे कोण का माप निकलेगा। जैसे इस तरह से देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई टाइमिंग है, पूरा मिला के 360, इस कोण का माप पता है तो इधर वाले कोण का माप निकालना होगा तो क्या करेंगे? 360 में से माइनस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन जो है कैलेंडर से पूछा गया था, डायरेक्ट डेट पूछा था। जैसे 15 अगस्त 1997 को कौन सा दिन था, इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इसको बताया है। इसके अलावा काउंटिंग ऑफ फिगर में काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो मेन रूप से हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स को देख रहे हैं। आगे देखिए, अगला यह क्वेश्चन आपका पूछा गया, बहुत ही सिंपल सा। ए का 60% बराबर बी का 3/4 है तो ए अनुपात बी का मान क्या होगा? सोल्व करिए, आसानी से आंसर आपका आ जाएगा। ए का 60%, 60/100, 20 तिया 60 और 20 पंचे 100 हो जाएगा, बराबर क्या होगा? बी का यहाँ पे है 3/4। सोल्व करिए, देखिए जो वैल्यू कट रहा है उसको काटिए। अगर हम काटते हैं तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं और से देखिएगा तो बी इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो a/b हो जाएगा। उसी तरीके से 5 इधर गुना में भाग में इधर जाएगा तो गुना में 5/4 हो जाएगा। तो a/b यानी a अनुपात b का मान कितना आ गया? 5/4 यानी कि 5:4। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है कि 11,250 रुपये को ABC के बीच बांटा गया है। कैसे बांटा है? 5:2, ए और बी के बीच 5:2 और बी और सी के बीच 7:13 के अनुपात में। तो हमें बताना है इसमें से कि ए का हिस्सा क्या होगा। क्या तरीका होगा? गौर से देखिए। सबसे पहले रेशियो को हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का तरीका क्या होगा? बी का वैल्यू यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, 2 और 7 का कॉमन मल्टीपल 14। तो इस वाले में हम 7 से गुना करेंगे और इस वाले में हम 2 से गुना करेंगे। 2 से गुना करिए, 13 दूना 26 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 7 से गुना करिए, 7 दूना 14 और 7 पंचे कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। गौर से देखिए, ABC का डाटा आपका निकल के सामने आ चुका है। ए का मान 35, अनुपात में ए का वैल्यू 35, बी का वैल्यू यहाँ भी 14 है, यहाँ भी 14 है, बैलेंस हो गया। बी का मान अलग अलग था इसलिए पहले हमें क्या करना पड़ा? यहाँ पे बैलेंस। और सी का वैल्यू क्या है? 26। हमें क्या बताना है? हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि ए का हिस्सा क्या होगा। सबसे पहले देखिए, ABC तीनों का हिस्सा कितना होगा? 35 + 14 + 26। देखिएगा बी का हिस्सा 2 बार है, 2 बार मत जोड़िएगा। ABC का हिस्सा कितना? 35 + 14 + 26। तो 26 और 14 कितना होगा? 40 और प्लस 35 75। तो अनुपात 75 तीनों का कुल हिस्सा है, जबकि रियल में तीनों का कुल हिस्सा कितना है? 11,250। तो 11,250 किसका वैल्यू है? अनुपात 75 का। 75 से गुना करिएगा, अनुपात 1 का मान निकलेगा। और अगर हमें ए का हिस्सा निकालना है मतलब अनुपात 35 का, तो 35 से गुना करिए। बस क्वेश्चन आपका यहाँ पे सोल्व हो चुका है। ठीक है, आगे चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है एवरेज स्पीड से। क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति किसी दूरी को 25 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस आता है, तो जाने और आने में उसका औसत चाल क्या होगा? किसी समान दूरी को अगर 2 अलग अलग चाल से तय किया जाए तो पूरे यात्रा में औसत चाल बराबर होगा 2xy + x + y। ठीक है, औसत चाल निकालने के लिए आप इस फॉर्मूला का उपयोग करिएगा। कब? जब 2 समान दूरी को 2 अलग अलग चाल से तय किया जाए। यहाँ पे देखिए 2 है तो 2, x के जगह पहला स्पीड कितना है? 25, गुना b के जगह दूसरा स्पीड कितना है? 15 और बट्टा x + y यानी 25 और 15 कितना हो जाएगा? 40। सोल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्रैमूल दे रखा है, विक्रैमूल दे रखा है। हमें यह बताना है कि यहाँ पे लाभ होगा या हानि, और लाभ होगा तो कितने % का लाभ और हानि तो कितने % की हानि। देख के पता चल रहा है कि वस्तु को खरीदा गया है ज़्यादा में और बेच रहा है कम में, तो क्या होगा? लॉस ही होगा। तो प्रतिशत लॉस यहाँ पे आपको बताना है। परसेंटेज लॉस कैसे निकालेंगे? लॉस बट्टा क्रैमूल गुना 100। तो लॉस कितने का हो रहा है? 125 का। 125 का हानि हो रहा है, बट्टा में क्रैमूल कितना है? 2500 और गुना करेंगे कितना से? 100 से। बस क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो जाएगा सोल्व। इतना कैलकुलेशन करिए, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए डबल 0 से 00, 25 पंचे 125, कितने % का लॉस हो जाएगा? 5% का। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा भी क्वेश्चन पूछा गया प्रॉफिट एंड लॉस से कि किसी वस्तु को किसी अमाउंट पर बेचने पर इतने % का लाभ हुआ है तो उस वस्तु का क्रय-मूल्य क्या होगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आ पाया, इस वजह से डिस्कशन में उसको शामिल नहीं किए हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16, बोला है 1 साल पहले
ए और बी की आयु में 5:6 का अनुपात, और 5 साल के बाद इनकी आयु में 6:7 का अनुपात। तो बी की आयु क्या होगी, बी की वर्तमान आयु क्या होगी। यहाँ पे देखिए ए के 1 साल पहले और 5 साल बाद की आयु में अंतर कितना का, 5 से 6 हो गया 1 का। उसी तरह से बी के देखिए 1 साल पहले और 5 साल बाद की आयु में अनुपात में कितना का अंतर, अनुपात 1 का। जबकि किसी भी पर्सन के 1 साल पहले और 5 साल बाद की आयु में अंतर 6 वर्ष का होगा। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो गया, 6 साल हो गया, 6 ईयर हो गया। हमें क्या बताना है, बी की आयु। बी की आयु हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ से बी का आयु निकलेगा कब का, 1 साल पहले का, और यहाँ से बी का आयु कब का निकलेगा, 5 साल बाद का। तो अनुपात 1 का मान 6, तो 6 का मान 6 गुने 6 36, 36 वर्ष का बी कब हो जाएगा, एक साल पहले 36 वर्ष का था, तो बी का अभी का आयु कितना हो जाएगा, 37 वर्ष। अगर यहाँ से निकालना चाहे तो अनुपात 1 का मान 6 है, तो 7 का मान 7 छके 42, बी जो है वो 42 वर्ष का हो जाएगा कब, 5 साल बाद। तो 5 साल बाद 42 वर्ष का होगा, यानी अभी बी 37 वर्ष का ही है। ठीक है, आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे हमें निकालना था शून्यों की संख्या। शून्य का संख्या डिपेंड करता है 2 और 5 के जोड़ा पे कि 2 और 5 कितना जोड़ा बनाता है, और शून्य की संख्या जब भी आपको निकालना होगा तो केवल 2 और 5 पे ध्यान रखिएगा, बाकी किसी भी वैल्यू पे आपको ध्यान नहीं देना है। अब 2 का यहाँ पे देखिए, 2 का संख्या कितना है 4 और 5 का संख्या कितना है 7, तो यह दोनों मिलके पेयर कितना बनाएगा, दोनों में से जिसका पावर कम होगा उतना ही पेयर बनाएगा। 4 पेयर बनाएगा तो 0 का संख्या क्या होगा, 4। इस चीज़ को आइए समझते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 2 गुना 2 गुना 5, अगर इसको हम गुना करें तो इसके गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या, शून्य मतलब अंतिम से 0 की संख्या निकालना होता है। तो जब हम 2 गुने 5 करेंगे तो इसके गुणनफल में देखिए 2 दूना 4 पंचे 20, इसका गुणनफल 20 आया, यानी अंतिम में कितना 0 आया, केवल 1 0 आया। तो 2 और 5 कितना जोड़ा बना रहा है, सिर्फ 1 जोड़ा। 2 और 5 का जोड़ा कितना बन रहा है, सिर्फ 1 जोड़ा। तो यहाँ पे 0 का संख्या 1 होगा। अब अगर 1 और 5 से गुना कर दे तो अब देखिए 2 और 5 का कितना जोड़ा बनेगा, यह 1 जोड़ा, यह 1 जोड़ा, यानी शून्यों का संख्या कितना हो जाएगा, इस बार शून्यों का संख्या आपका 2 हो जाएगा। जितना जोड़ा बनाएगा उतना शून्य का संख्या होगा। तो 2 आया है 4 बार और 5 आया है 7 बार, तो 2 और 5 का जोड़ा कितना बन सकता है, 4 ही तो जोड़ा बनेगा ना, क्योंकि 2 हमारे पास 4 बार है, 5 तो 7 बार है, लेकिन 2 4 बार ही है, तो इसका जो जोड़ा बनेगा वह 4 बनेगा, तो शून्यों का संख्या 4 हो जाएगा। अगला देखिए, यह क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से पूछा है कि x + y + z का मान 11 है, xy + yz + zx का मान 41 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। यह फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन है आपका, इसको ध्यान रखना है। x + y + z का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, यह होता है आपका x² + y² + z² प्लस 2 इंटू XY + YZ + ZX। फॉर्मूला याद रखना है, सीधे इस फॉर्मूला पर वैल्यू पुट करना है। कभी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा x + y + z का मान क्या होगा, कभी इसका वैल्यू पूछेगा और कभी आपका इसका वैल्यू पूछेगा। ठीक है, इस बार क्या पूछा है, x² + y² + z² का मान। सबसे पहले देखिए x + y + z का मान दे रखा है ना, कितना, इसका मान दे रखा है क्वेश्चन में 11, तो 11 का स्क्वायर करिए 121 बराबर, इस तरफ देखिए x² + y² प्लस, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे देखिए x, इसका वैल्यू क्या दे रखा है आपका, इसका वैल्यू है 41, तो 2 गुना 41 कितना हो जाएगा 82, और 82 उस तरफ रहेगा तो प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, बराबर x² + y² + z², यही तो होगा। बस क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। x² + y² + z² का मान 121 माइनस 82, माइनस करिए 11 में से 2 माइनस करिएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 11 में से 8 माइनस करिएगा 3 होगा, यानी 39 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, एक क्वेश्चन आपका समानुपात से भी पूछा गया था, 6:18 समानुपात 39:100, तो x का मान क्या होगा। समानुपात का देखिए मतलब क्या होता है, समानुपात का मतलब जैसे 6:18 को हम क्या लिखेंगे 6/18, समानुपात की जगह लिखेंगे बराबर, और 39 बट्टा कितना है यहाँ पे x। अनुपात का मतलब क्या होता है बट्टा, और समानुपात का मतलब बराबर होता है। सोल्व करिए, 6 त्रिक 18 क्रॉस मल्टीप्लाई x का वैल्यू 39 तिया 9 तिया 27, 7 हासिल 2, 3 तिया 9 और 2 11, यानी 117 हो जाएगा। वैसे भी समानुपात के केस में हम लोग क्या करते हैं, भीतर वाला दोनों का गुना एक साथ और बाहर वाला दोनों का गुना एक साथ। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते थे 6x बराबर क्या लिख सकते थे 18 गुने 39, ऐसे भी भीतर वाले दोनों का गुना, देखिए दोनों भीतर वाला का गुना एक साथ, दोनों बाहर वाला का गुना एक साथ। 6 से काटिए 6 त्रिक 18, 39 गुने 3 कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक हाइट एंड डिस्टेंस से जो पूछा गया है। एग्जैक्टली क्वेश्चन तो नहीं पता है बट यह वैल्यू पता है। यहाँ देखिए
एंगल का वैल्यू सेम ही है, बस बाकी का जो वैल्यू है वो आपका डिफरेंट हो सकता है। यहाँ देखिएगा, बोला एक स्तंभ की छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो स्तंभ की लंबाई यानी फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। हमने इसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है, पहले देख लीजिए। यह आपका हो गया स्तंभ और यह हो गया इसकी छाया की लंबाई। चलिए यहाँ से इसको मिला देते हैं। पहले छाया का लंबाई कहाँ से कहाँ तक, यह वाला इसका छाया का लंबाई, हमेशा पेड़ ऐसे छाया ऐसे। जब उन्नयन कोण 30 से 60 यानी पहले कोण कितना होगा 30, हमेशा छोटा कोण बाद में बड़ा कोण पहले। 30 के बाद कितना हो गया 60, अब 30 के बाद यहाँ पे 60 डिग्री हो गया, ठीक है। छाया की लंबाई क्या हुआ 24 मीटर कम हो गया, यानी पहले छाया यहाँ से यहाँ तक था, अब इतना कम गया। कितना कमा है, इसका वैल्यू क्या दे रखा है 24 दे रखा है। हमें क्या बताना है, स्तंभ की लंबाई, इसका वैल्यू निकालना है। इसको हम लोग हमेशा किससे डिनोट करेंगे, एच से डिनोट करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, डी बराबर एच इंटू कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। बहुत ही आसानी से रिजल्ट आपका आ जाता है। जहाँ थीटा 1 के स्थान पर छोटा वाला थीटा का वैल्यू रखिएगा और 2 के स्थान पर बड़ा वाला थीटा का मान, और डी के स्थान पर यही दोनों एंगल के बीच का जो दूरी होगा। तो डी का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखा है 24 बराबर एच का मान तो पूछा है इंटू थीटा 1 माइनस थीटा 2 का वैल्यू 2/√3 आएगा। जब भी 30 और 60 का मामला रहे तो इसका वैल्यू 2/3 ही आएगा, 2/√3 ही आएगा। कैसे देखिए, थीटा 1 तो कॉट 30 का मान कितना होता है, कॉट 30 का मान √3 होता है, माइनस थीटा 2 की जगह कॉट 60 का मान क्या होता है 1/√3 होता है। √3 गुना √3 3 माइनस 1 2 2/√3। तो जब भी थीटा का वैल्यू 30 और 60 रहे तो कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2 का वैल्यू यही आएगा 2/√3। 2 से काटिए 12 दूना 24 क्रॉस मल्टीप्लाई 12√3, यही वैल्यू किसका हो जाएगा, यही वैल्यू आपका एच का हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपका हाइट एंड डिस्टेंस से पूछा गया था। जैसे कि हमने आपको बताया कि एग्जैक्टली डाटा नहीं मिला था क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन याद करना मुश्किल था। एंगल का वैल्यू तो सेम था, बाकी जो है छाया का लंबाई क्या था यह आपका क्लियर नहीं था। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, ऊंचाई देगा तो यह दूरी पूछेगा, और अगर यह दूरी पूछेगा देगा तो आपसे क्या पूछेगा, ऊंचाई पूछेगा। फॉर्मूला आपको याद रखना है, टी बराबर एच इंटू कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। चलिए, तो यही सब क्वेश्चन आपका पहले शिफ्ट के अंदर पूछा गया था। बाकी के क्वेश्चन को लेकर के भी हम आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे जैसे ही क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है। तो मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद।